तो अब आज हम लोग बात करेंगे। टॉपिक नंबर कौन सा है अब याद नहीं आ रहा है। चलो हम ऐसे लिखते हैं उसे, डॉट, और इसका सिंबल बेटा ये होता है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का हमें स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। अब बात आती है कि भाई ये क्या है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से ये है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। असल में फिजिक्स में हमारे पास कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका रिजल्ट तो स्केलर होता है, लेकिन वो दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से बनी होती है। ठीक है, बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमारे दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके एक स्केलर क्वांटिटी का रिजल्ट देते हैं। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं उसको सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में कैसे उसका कहां कहां पर यूज है, तो कुछ एग्जांपल्स की हम बात उसमें करेंगे। और उसके बाद इस डॉट प्रोडक्ट की और जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मान लो कि लेट देयर आर टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी is defined as वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू उन दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो या तो हम वेक्टर लिख के मॉड बनाएं या सिंपली सिंबल लेटर लिख दें, तो वो आपका हो जाता है ए बी कॉस थीटा ऐसे। तो ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अब बेटा इसको लिखने के बड़े तरीके हैं। अब देखो ये सब चीजें क्या हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं ए डॉट बी, और आप लोग कंपोनेंट निकालना सीख चुके हो, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा क्या होगा बेटा, आप बताओ। अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहां से लाइट रेज डाल दें तो क्या लिखेंगे, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये भी तो बोल सकते हैं बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, बी कॉस थीटा और कुछ नहीं है, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। या फिर इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए के along बी का कंपोनेंट। और कंपोनेंट में बेटा उसका मैग्नीट्यूड केवल बात कर रहे हैं, यहां पर आपको डायरेक्शन मतलब नहीं चाहिए, हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका कितना कंपोनेंट है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई इसका कंपोनेंट तो इतने ही के बराबर होगा ना। यही वाली लेंथ आपकी क्या होगी, इस वाली लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, बी कॉस थीटा। ऐसा बोल सकते हैं क्या, यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपकी क्या होगी, बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत बेटा इसमें,
ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक, इसको लिखने का और तरीका देखो, हम इस ए डॉट बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं बी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। हम ये भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप एक वेक्टर फिक्स रखो और उस वेक्टर पर दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट भी निकाल दो और उन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए पर वेक्टर बी के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी, एक स्केलर वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल दो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन है। आप देखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन है। अब तुम कहोगे कि सर जब हम ए का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट बी पर बनाएंगे तो बी वेक्टर छोटा है। भाई बी वेक्टर छोटा है ना, बी वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है ना, तो वेक्टर बी के डायरेक्शन पर अगर आप कंपोनेंट लोगे तो वो कंपोनेंट तो ऐसा आएगा ना भाई। बोलो, ये कंपोनेंट ऐसा होगा और हम इसे ऐसा बना दें, इतना। भाई बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए हमको, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट से छोटा हो सकता है। जैसे देखो, ए का कंपोनेंट बड़ा है और बी का मैग्नीट्यूड छोटा है। जैसे यहां पर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा था और बी का कंपोनेंट छोटा था, तो कुल मिला के आप इस वाली वैल्यू को क्या बोलोगे? ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा, ये लेंथ और ये लेंथ वेक्टर बी का लेंथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी। क्लियर हुई बात बेटा? ये इसमें किसी को कोई डाउट? नो। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा मैं ये एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो कोई बच्चा ये कहेगा कि सर आप ये स्मॉल वाला एंगल, छोटा वाला एंगल लेके आप क्यों डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं? बड़े वाले एंगल को भी लेके निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, निकाल दो। अब अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट बड़े वाले एंगल को लेके निकालोगे तो आप देखो क्या हो रहा है। अगर हम लिखें ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। अब cos 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? cos 360 डिग्री माइनस थीटा कहां पर गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके cos की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव आती है। तो ये किसके बराबर आ गया? ए बी cos थीटा। तो इसका मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं कि आप छोटा वाला एंगल लो, आप बड़े वाले एंगल को लेके काम करना चाहोगे तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। तो आप चाहे दो वेक्टर के बीच का एंगल, जनरली हम लोग छोटा वाला एंगल यूज करते हैं दो वेक्टर के बीच के एंगल के लिए, लेकिन अगर आप कहोगे नहीं सर ये वाला एंगल भी तो ए और बी के बीच का है, ये वाला एंगल जो मैंने यहां बनाया है ये भी तो कहोगे कि आप ए और बी के बीच का है। हाँ, अगर आप इस एंगल को लेते हो तब भी कोई रिजल्ट में आपके चेंज नहीं आएगा। कोई दिक्कत इसमें बेटा? और आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। मतलब जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। भले ही दो वेक्टर्स हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं, लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन ऐसा किया गया कि वो स्केलर रिजल्ट आ गया। ठीक है? यस सर। ठीक। अब देखो, यहां पर कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज हैं
स्केल डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की। आगे बढ़े हम। यस ठीक, पहली चीज कि डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों होता है। अब कहोगे कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव का मतलब यह है कि अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर ए और बी हैं, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए, दोनों सेम होगा। कहोगे मतलब क्या? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूटेट करना, पोजीशंस को चेंज करना। जैसे मान लो कि दो चीजें हैं, एक ये है, एक हाथ ये है, एक हाथ ये है। अगर हम पहले इसको ए माने, इसको बी माने, तो इसके बीच में कुछ अरेंजमेंट करें और फिर हम इसके बीच में अरेंजमेंट करें। दोनों अरेंजमेंट अगर सेम है, इसका मतलब वो कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर दोनों अरेंजमेंट सेम नहीं आ रहे हैं, तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, ये स्केलर ही बात है ना। तो ए बी कॉस थीटा यहां भी होगा और बी ए कॉस थीटा वहां भी होगा, मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन तो मिलनी नहीं है इसमें। तो आपका ये कम्यूटेटिव, मतलब आप ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब देखो, अगर हम कहें ऐसे, ए डॉट बी प्लस माइनस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ और ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों होता है। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर ठीक है। अब मान लो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे अगर हम बात करें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अगर हम दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। की बात आपको मालूम है। सर, तो वो ए बी हो जाएगा सर। केवल ए बी हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, तो थीटा की वैल्यू 0। तो उस केस में आप बताओ, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपली ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी। वैसे ही डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, आप बताओ इसके बीच का एंगल थीटा क्या होगा? 180 डिग्री या पाई रेडियन ऐसा होगा। जब दो वेक्टर आपके एंटी पैरेलल हैं, मतलब एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर जस्ट अपोजिट, तो उसके बीच का एंगल या तो 180 डिग्री बोलेंगे या फिर पाई रेडियन बोलेंगे। तो उस केस में आप बताओ, ए डॉट बी, राज बताना क्या होगा? ए डॉट बी, ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? -1। -1। तो उस केस में क्या आ जाएगा? माइनस ए बी।
तो इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तीसरी चीज अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर कहा जा रहा है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। और सब हम स्मॉलर एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर है तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो ए डॉट बी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर हुई बात बेटा ये। अब देखो इसका हम लोग इस्तेमाल कहां कहां पे करते हैं, कहां कहां पर फिजिक्स के आगे के चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा। दो तीन जगहों के एग्जांपल्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये हो गया ना, इसको लिख लिया आपने। यस बिल्कुल। बताइए, यस सबने लिख लिया इसको। यस ठीक, आगे बढ़े। यस अब देखो, जैसे मान लो कि आपसे कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा और पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में एक छोटा सा वर्क डन अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें देखो वर्क डन का जब कैलकुलेशन करना होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम बात करेंगे तो वहां पर डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, और छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट की बात किया तो छोटा सा वर्क डन होगा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो हम वो सब बात वहां पर करेंगे, अभी हम केवल वर्क डन की ऐसे बात कर ले रहे हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये। यस ठीक, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई फ्लक्स, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे तो कहीं मतलब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एरिया को पेनिट्रेट कर रहा है, छेद रहा है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स इफेक्टिव, कितना फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस की काउंटिंग से रिलेटेड है बेटा ये। तो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस के काउंटिंग से रिलेटेड है, ये क्लास 12th की बात है ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई बोलते हैं। तो छोटे से एरिया की अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे डी फाई, और ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डॉट एरिया वेक्टर डीएस। इसी एरिया वेक्टर को एनसीईआरटी वेक्टर क्वांटिटी बोलती है, इसी एरिया वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी बोलती है। और आपके एग्जाम्पलर का जो सवाल था जिसमें मैंने एक बार बात किया था ना कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में एरिया को एनसीईआरटी वेक्टर के तौर पर मान के काम करती है, तो वो यही वाला एरिया वेक्टर की बात करता है। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। उसी तरह से जब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी होगी, जिसको हम बात करेंगे बी फ्लक्स, तो बी फ्लक्स उसका भी सिंबल होता है बेटा फाई। तो यहां पर हम डी फाई की बात अगर करेंगे तो ये होगा बी डॉट डीएस। ठीक है, यस ठीक। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। अगर आपको एक डाइपोल, आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको डाइपोल की बात करनी पड़ेगी। तो डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है तो वो डी यू हम यहां पे लिख दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे डाइपोल की तो वहां पर हम बात करेंगे डी यू। डी यू आपका डी कैपिटल यू लिखा जाता है इसे, डी यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई।
मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके ये हम लोग बात करते हैं -P.E। और इसके लिए एक रेफरेंस होता है, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर आपने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना तो इसको du के जगह पर थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिखने का ज्यादा अच्छा तरीका u और ब्रैकेट में थीटा बोल देते हैं। और यहां पर एक कंडीशन है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यूज करके ये फॉर्मूला डेवलप किया है। तो अब इन सारी चीजों के बारे में हम बात तब करेंगे जब हम इस चैप्टर पर आएंगे। तो आपको बस केवल मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं कि देखो, डॉट प्रोडक्ट हमारे फिजिक्स में बहुत से चैप्टर्स में इस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे आपको इन सभी चीजों के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। क्लियर हुई बात बेटा? ये सर ये सब फॉर्मूले डॉट प्रोडक्ट से बनाए गए हैं? हाँ, डॉट प्रोडक्ट से बनाए गए हैं ये फॉर्मूले सब, ठीक है। यस। जैसे आप ये वाले फॉर्मूले पर ज्यादा थोड़ा फेमिलियर होगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। तो आप बताओ, एफ और एस उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप क्या करते थे? एफ एस कॉस थीटा करते थे। एस मतलब आपका डिस्टेंस, और वही मैंने dr लिखा है ये। तो बेटा f और dr के बीच का एंगल अगर थीटा है तो आप क्या लिखोगे? इसको f dr cos थीटा ही तो लिखोगे। यस। तो वही वाली चीज तो आपको मिल गई। आपने 10th में 9th में इस बात को पढ़ा भी था कि अगर एक पार्टिकल है ऐसे यहां पर रखा गया है और इस पार्टिकल पर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं इसको, फोर्स को, और पार्टिकल खिसक के यहां से यहां आ गया इस फोर्स के वजह से, और ये लेंथ पूरी आपकी क्या हो गई? r। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? r। और आप इसको रेफरेंस लाइन से थीटा डिग्री के एंगल पर काम कर रहे हो, तो आपका इसका वर्क डन जो होगा वो होता है एफ आर कॉस थीटा। ये चीज आपने क्लास 9 10th में पढ़ी होगी, इतना आपने पढ़ा होगा। इस तरह की चीजें क्लास 9 10th में बता दी जाती हैं कि ऐसे होगा। अगर f और इसके बीच का एंगल आपका ऐसे लिखा है तो मैं इसको, ये है वेक्टर हमारा r, तो f डॉट r हो जाएगा, तो एफ आर कॉस थीटा। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, उस पर हम लोगों को काम करना होता है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक, आगे बढ़े हम। यस। ठीक, चलो अब हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स along कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होते हैं आप बताओ? कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके कौन कौन से हैं? एक है एक्स एक्सिस, एक है हमारा वाई एक्सिस, और तीसरा हमारा है जेड एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? के कैप। अच्छा, ये बात आपको पता है, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री, और आई और के बीच का एंगल भी क्या होता है? 90 डिग्री। ये बात तो पता है ना? तब तो सब जीरो हो जाएंगे अगर दो का तो दो का कैसे ले रहे हैं ये भी तो डिपेंड करेगा ना। तो अब आप बताना कि अगर मैं ये कहूं, पहली चीज ऐसा बोलूं मैं
अगर पहला मैं रिलेशन ये निकालना चाह रहा हूं, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो ये आई और आई दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर हो गए ना, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। आई और आई के बीच का एंगल बेटा क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री। आई क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू क्या आएगा, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू भी तो 1 होती है, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। उसी तरह से अगर हम j डॉट जे की बात करें तो ये भी आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू जे, और जे के बीच का एंगल सक्षम बताओ क्या होगा, सर 1। अरे जे और जे के बीच का एंगल सर 0। 0 डिग्री। ये जब और 0 डिग्री है तो बेटा कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट 1। सेम उसी तरह से k डॉट k, तो k और k के बीच का एंगल, भाई दो इक्वल 0 वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका भी एंगल 0 डिग्री होगा, तो 1 क्रॉस 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो हमने क्या सीखा यहां पर, मैं इसको कंक्लूड कर दूं यहां पे, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। ये कंक्लूजन एक निकला, मतलब दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी हमेशा, बोलिए किसके बराबर होगी, 1। 1 के बराबर। सेम उसी तरह से अगर हम आई डॉट जे ले लें तो इसकी वैल्यू, आई और जे के बीच का एंगल 90 और कॉस 90, याद करो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी पूछे कराया है, देखो 0 यहाँ हो पे जाएगा। मैंने बताया है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स उनके मैग्नीट्यूड के बराबर, दोनों के मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर माइनस ऑफ उनका मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये आपकी वैल्यू 0 आती है। तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख देंगे 0 सीधे। वैसे ही अगर हम j डॉट के की बात करें तो j और k के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, तो इसका भी रिजल्ट 0 आ जाएगा। और k डॉट i अगर इसकी भी बात करें तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब कई जगहों पर ऐसा भी आ सकता है, क्या इसे हम j डॉट i लिख सकते हैं, क्या इसे हम k डॉट j लिख सकते हैं, यस। अंकुर आप बोलेंगे नहीं इसमें अब, और इसे क्या हम आई डॉट के भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई लिख सकते हैं क्या, यस सर। बताओ किस रूल से, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं, आई की पोजीशन पे जे और जे की पोजीशन पे आई रख देने से डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में चेंज नहीं आता है। तो कम्यूटेटिव होने की वजह से आपका आई डॉट जे करो या फिर जे डॉट आई करो, बात एक ही है। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किसका सीख लिया, यूनिट वेक्टर का अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से होता है, या तो आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के साथ होगा, या फिर आई का जे के साथ, जे का के साथ, या के का आई के साथ होगा। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में बात करेंगे तो उस केस में आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा, मतलब आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात बेटा? जैसे ये वाला रिजल्ट था सेम वैसे ही ये रिजल्ट हम याद रख सकते हैं।
दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। और दो सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये रूल याद रखोगे, ये दोनों रूल। यस ठीक, अब देखो, अब हम इसके बाद आगे बढ़ें। यस राज, यस सर। ठीक है, ऋषभ, ठीक। अब देखो, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। दो वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। कौन सा फॉर्म, आप देखो, अभी मैं पीछे ले जा रहा हूं क्लास को, याद करिए, ये वाला फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म। 3D में मान लो कि आपके पास वेक्टर हैं तो क्या होगा, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये वाला फॉर्म आपको याद है। रेक्टेंगुलर फॉर्म यही तो था। और रेक्टेंगुलर फॉर्म का ये देखो वेक्टर का लिखने का तरीका, और AX क्या होता है, AY क्या होता है और AZ क्या होता है, और उस A का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लिखने का तरीका। ये बात आपको पहले बताई थी मैंने। और आज ही की क्लास में ये वाली जो चीज मैंने कही थी ना कि हम आपको आगे प्रूव करके दिखा देंगे, तो ये वाली चीज भी हम आज आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा है IJK के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। मतलब वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में ब्रेक करके उसको IJK के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो वो बोला जाता है कि वो उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दिया जाए और उसका एंगल बता दिया जाए, तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला फॉर्म एक साइंटिफिक नोटेशन में आर एंगल थीटा का फॉर्म बोला जाता है, और ये आपका क्या होता है, पोलर फॉर्म। और मैथ वाले बच्चे को पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये सब कुछ करना होता है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां पर भी ये बात आएगी। जब आप वेक्टर को कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और जब आप उसे उसके मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में बात करोगे तो वो उसका पोलर फॉर्म होता है। और जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को देखते हो ना, आप इंजीनियरिंग करने जाओगे बीटेक में तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने को मिलेगा। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप पोलर फॉर्म का रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म का पोलर फॉर्म में कन्वर्जन आसानी से कर ले जाओगे। वहां पर पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये सारी चीजें सुविधा उपलब्ध होती है कि आप उससे उसको काम कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ठीक, अब देखो, अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। मान लो आपके पास एक वेक्टर है, लेट एक वेक्टर A इक्वल टू है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और दूसरा वेक्टर B है, उसे हम लिख सकते हैं B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ये दो वेक्टर्स आपके पास हैं। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें A डॉट B, देखना ध्यान से, और इसका रिजल्ट बच्चे को बहुत आसानी से याद हो जाता है। पूरे वेक्टर का सबसे आसान पार्ट यही है। हम यहां पर A को लिखें A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप डॉट B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ऐसे। अब आप बताओ, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है ना? यस सर। इसका मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस पर, इस पर, इस पर, तीनों पे होगा।
इसका भी इस पर तीनों पे होगा, और इसका भी इस पर तीनों पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करो और मल्टीप्लाई करो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आप मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर ऐसे करते हो ना, तो आपका दो कैंसिल हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचता है। वो अलग बात है कि रिजल्ट आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो वैसे ही करते हैं ना। तो वैसे ही हम लोग वेक्टर में भी इस तरह का काम कर सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो हम लोग अब थोड़ा सा इस पर काम करें और देखें रिजल्ट क्या आ रहा है। चलो मल्टीप्लाई किया जाए। a1i का b1i से मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे a1 b1 i कैप डॉट i कैप प्लस a1 b2 i कैप डॉट j कैप प्लस a1 b3 i कैप डॉट k कैप प्लस दूसरे वाले का a2 b1 j कैप डॉट i कैप प्लस a2 b2 j कैप डॉट j कैप प्लस a2 b3 और क्या हो जाएगा j कैप डॉट k कैप प्लस a3 b1 k कैप डॉट i कैप प्लस a3 b2 k कैप डॉट j कैप प्लस a3 b3 k कैप डॉट k कैप, ऐसा होगा। अब देखो जिसे हम पीले कलर से कर रहे हैं, आप देखो i डॉट आई इसकी वैल्यू 1 होगी, j डॉट j इसकी वैल्यू 1 होगी, k डॉट k इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसके अलावा i डॉट j i डॉट k j डॉट i j डॉट k k डॉट i k डॉट j, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? सर जो पिछले वाले फॉर्मूले हम लोग डिराइव किए उसी से। हाँ उसी से। i डॉट j की वैल्यू 0 होती है, i डॉट i की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास रिजल्ट में केवल क्या बचेगा, रिजल्ट में आपको ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। केवल ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, बाकी सब तो जीरो हो गए। क्लियर हुई बात? और i डॉट आई की वैल्यू 1, अभी आप देखो i डॉट आई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी 1, j डॉट j की वैल्यू 1, k डॉट k की वैल्यू 1, i डॉट j डॉट k एंड k डॉट i, इन तीनों की वैल्यू 0। तो हमने उनको 0 कर दिया, और यहां पर क्या मिला आपको, वेक्टर a डॉट वेक्टर b में आपको क्या मिला, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अच्छा a1 b1 और a2 b2 या a3 b3 हमने सब पॉजिटिव करके रखा हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट्स हैं, और ये वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं ना। देखो मैंने a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये मैंने एक कांस्टेंट रखा है, तो कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव तो कुछ भी हो सकती है ना, रियल नंबर्स हैं ये, तो कुछ भी हो सकते हैं ना, पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, निगेटिव में भी आ सकते हैं। इसका मतलब जो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हमको ये दिख रहा है क्या, केवल हम आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे वाले का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और के वाले का के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब तो छोड़ दे रहे हैं।
तो डॉट प्रोडक्ट निकालना कितना आसान हो गया। इससे आसान आपके वेक्टर में और कोई चीज होती नहीं है। सीधे आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं। एक वेक्टर ए है और ये है 2i + 3j - 5k, और दूसरा वेक्टर बी है -i + 6j और +2k। ऐसे तो आपको करना क्या है, ए डॉट बी का रिजल्ट देखो कितना आसानी से, कितना जल्दी दे देते हैं। आपको करना क्या है बेटा, आई वाले को खोजो। ये इसमें 2 है और इसमें -1 है, ये 3 है प्लस में और ये 6 में प्लस है, और ये -5 है और ये +2 है। ऐसे तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 -2 + 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, -5 × 2 10। तो बेटा आप बता दो, -10 -2 -12 और +18 क्या आ जाएगा +6। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई +6। सीधे। अगर आपका वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो आपको इनके बीच में एंगल भी निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे ए डॉट बी करना है तो आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट्स का, जिस चिन्ह के साथ है उस चिन्ह के साथ। अगर वो कोई ए आपका A1 आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, B1 आपका निगेटिव है तो निगेटिव, उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलिए। यस। ठीक, आगे बढ़े। यस। ठीक, चलो अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को यूज करके दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे। और यहां पर मैं लिख रहा हूं मेथड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू vectors. Method to find angle between two vectors by using dot product. Method to find the angle between two vectors by using dot product. अब मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ए जो है, ये है आपका A1i + A2j + A3k, और दूसरा वेक्टर बी है आपका B1i + B2j + B3k। अगर ऐसा है तो उस केस में क्या करोगे, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो आप बताओ, आपको ये बात पता है ना कि A डॉट B इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। यस। ठीक है, तो बेटा आप बता दो यहां से कॉस थीटा क्या होगा, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट बी अपॉन ए बी। अब ए डॉट बी निकालना कितना आसान है, अब देख लो। ए डॉट बी क्या है आपका, A1 B1 + A2 B2 + A3 B3। ये तो आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। अभी डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखे, सक्षम?
यस सर। इसमें कोई प्राउड? नो सर। ठीक। राज, ऋषभ? नहीं सर। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। मैग्नीट्यूड ऑफ A अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या होगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? B का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। खत्म हो गया खेल। आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, तो आप यहां लिख दो और इन सब के अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये खूब यूज किया जाता है, अक्सर आपसे ऐसी चीज पूछी जाती है। दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए अक्सर आपसे ऐसी चीज पूछी जाएगी। मेथड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालने का सबसे आसान, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है। समझ में आ गई बात बेटा ये? अब कहोगे कि सर आप तो एंगल की बात करते हैं, यहाँ कॉस थीटा निकाले हो। भाई अगर आप इसे सॉल्व करोगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी ना वो, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम रिलेट करेंगे। कॉस थीटा इक्वल, मान लो कि ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने पर 1/2 आ गई, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पर इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये देखेंगे हम। ठीक है, और रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 60 डिग्री पर 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। और जनरल रिजल्ट भी हमने बताया है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये जनरल रिजल्ट भी बताया है, वहां से भी आप इस काम को कर सकते हो। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस। ठीक, अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब हम लोग काम करने जा रहे हैं, लिखें, आगे बढ़ें। इसमें Yes. कोई डाउट इसमें किसी को? नो। ठीक, आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड टू फाइंड द एंगल बिटवीन a vector and coordinate एक्सिस। एक वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, हम इसकी बात करेंगे अब। और यहीं पर हम आपको वो वाली चीज भी प्रूव करेंगे, कॉस स्क्वायर डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है, वही कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, हम आपको यहीं पर प्रूव भी करेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसमें। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर ऐसा है, ये एक्सिस आपका, ये एक्सिस आपका, और ये एक्सिस आपका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। और हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर है ए। अच्छा, इस वेक्टर ए का एक्स के साथ एंगल है अल्फा, वाई के साथ एंगल है बीटा, और जेड के साथ एंगल है गामा। एक्स के साथ एंगल है अल्फा, वाई के साथ एंगल है बीटा, और जेड के साथ एंगल है गामा। आपको ये चीज दी गई है। ठीक है, आप मान लो कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। ऐसा होगा। तो अगर हमें इस वेक्टर ए
और इस एक्स एक्सिस के एलॉन्ग के बीच का एंगल अल्फा पता करना है, तो हमको क्या कर लेना चाहिए, हम वही डॉट प्रोडक्ट जो अभी सीखे हैं वही इस्तेमाल कर लें। तो हमारे पास मान लो कि आपका जो वेक्टर है ए, उस ए को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, वेक्टर ए आपका ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, मैंने ऐसा बोल दिया ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, ये आपका एक वेक्टर ये है। और हमें एक्स एक्सिस के बीच का एंगल पता करना है, ए और एक्स एक्सिस के बीच का, तो हमने मान लिया कि एक एक्स एक्सिस का वेक्टर ले लिया और वो यूनिट वेक्टर ही ले लो, केवल आई कैप ले लो भाई, क्योंकि एंगल चाहिए ना, एंगल के लिए तो आपको डायरेक्शन की बात होती है ना भाई। मान लो दो वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है या एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल, तो अगर वन वन मैग्नीट्यूड के भी अगर वो वेक्टर है तब भी उनका एंगल तो सेम आएगा ना। बात बताओ, ये कोई दिक्कत इसमें? अगर मान लो एक छोटा वेक्टर है और ये छोटा वेक्टर है और इसके बीच का एंगल ये है, अगर इस वेक्टर की लंबाई बढ़ जाए तो क्या एंगल बदल जाएगा क्या? नो सर। नहीं ना। तो हमने मान लिया कि एक वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस में आई कैप है और एक वेक्टर हमारा ए है, तो ए और इसके बीच का एंगल, तो अगर इसके बीच का एंगल अल्फा है तो हम अगर कॉस अल्फा की बात करें तो कॉस अल्फा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। अच्छा, ए डॉट एक्स निकालना कितना आसान है, इस वाले में एक्स 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 वेक्टर में जे और के नहीं है और ए वेक्टर में केवल आई जे के अगर आपके पास है, तो आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से, के का के से, यही तो करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट निकालने में। तो जब इसमें कोई जे और के नहीं है तो केवल और केवल क्या बचेगा, ए ही तो आएगा, और अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और x जो है वो तो यूनिट वेक्टर ही है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो आपका कॉस अल्फा तो ऐसे निकल गया। अब इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगी उसका कॉस के टेबल में देखेंगे कौन सी वैल्यू है, वहां से अल्फा निकाल लेंगे हम, तो हमारा अल्फा निकल गया। बोलिए। अब सेम उसी तरह से अगर आपके पास यही वाला वेक्टर ए है और ए इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है और दूसरा वेक्टर आपका y है और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, j, तो बेटा आप बताओ कॉस बीटा इक्वल टू क्या होगा, आई का आई से तो मल्टीप्लाई 0, जे का जे से करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल b अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम उसी तरीके से आप देखोगे, अगर वेक्टर ए इक्वल टू ए आई प्लस बीजे प्लस सी के और एक वेक्टर आपका जेड ले लो और जेड को लिख लो केवल के, क्योंकि जेड वेक्टर के यूनिट वेक्टर क्या है, के है, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात कर लें कॉस गामा की, तो उस केस में आपका सी अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये बात मैंने आपको वहां पे कही थी, देखो यहां पर देखो पीछे आप, ये बात मैंने आपको वहां पर बोली थी, ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। और मैंने आपसे कहा था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो cos अल्फा cos बीटा और cos गामा को निकालना सिखाएंगे भी। तो देखो वही वाली चीज तो है, एक वेक्टर ए दिया है और उसके रेस्पेक्ट में cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालने का तरीका हम लोगों का मिल गया, ठीक है। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाल लेंगे हम लोग, और यही हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। और एक बार थोड़ा डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम करके देखो क्या आ रहा है। आप देखो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब आप स्क्वायर करो, देखो क्या आ जा रहा है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने तीनों का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद एडिशन होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा दोनों को सॉल्व करके कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है, 1। ये बात समझ में आ गई, बोलिए। यस। तो कॉस हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनके स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है, और ये चीज मैंने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट में आपको हम प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। यस। ठीक, डॉट प्रोडक्ट का अब एक लास्ट एप्लीकेशन और बचा हुआ है, उस पर हम अब बात करते हैं। आगे बढ़े बेटा इसमें हम। यस। बोलिए राज। यस सर। ठीक है, अब देखो अगला और लास्ट आपका है मेथड टू फाइंड component of a vector. Along and perpendicular to another vector. Method to find component of a vector. एक वेक्टर का कंपोनेंट पता करने का तरीका, along and perpendicular to another vector. किसी भी दूसरे वेक्टर के along मतलब उसके डायरेक्शन में, और या किसी भी उस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर का कंपोनेंट। अभी तक तो हम लोगों ने कंपोनेंट एक्स वाई जेड एक्सिस के along निकाला था। अभी तक हम लोगों ने क्या किया बेटा, देखो चाहे 2D में बात करें या 3D में, एक वेक्टर का एक्स एक्सिस के along, वाई एक्सिस के along और जेड एक्सिस के along कंपोनेंट निकाला। लेकिन अब हमें क्या करना है, किसी भी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के along एंड उसके परपेंडिकुलर हमको उसका क्या करना है, कंपोनेंट पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हम आपको एक जनरल वेक्टर, हम एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं बनाएंगे, हम एक जनरल वेक्टर ऐसे बना दे रहे हैं। ये आपका एक वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, और इधर एक वेक्टर है ए। जनरल वेक्टर एक ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है। ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। तो बेटा अगर ए का कंपोनेंट बी पर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बेटा आप बताओ, जो ये वेक्टर होगा उसका ये वाला जो लेंथ है, ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी है क्या? यस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर हमारा एम वेक्टर है। मान लिया कि ये वेक्टर कौन सा है, एम है। अच्छा, इस ए का कंपोनेंट क्या ये भी है क्या? याद करो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये भी है क्या? क्या बात समझ में आ रही है? यस। और इसको हमने बोल दिया वेक्टर एन। तो अब आप बताओ, क्या एम और एन को ऐड किया जाए तो ए मिल जाएगा? यस। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ही तो है ना? इसका Yes. मतलब, और ये m और n, m जो है b के अलोंग है और n b के परपेंडिकुलर है।
यही तो बात करनी है हमें। वेक्टर ए का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ए का m है और दूसरा कंपोनेंट n है, और ए क्या है अलोंग बी और n क्या है परपेंडिकुलर टू बी। तो हम अगर ऐसे लिखें कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर m प्लस वेक्टर n, तो m क्या है कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, और n क्या है बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तो हमको यही तो चाहिए कि एक वेक्टर ऐसा ब्रेक किया जाए कि वो एक के अलोंग चला जाए और वो उसके परपेंडिकुलर चला जाए, मतलब बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर। तो अब थोड़ा बताओ कि जो वेक्टर m है उस वेक्टर m की लंबाई क्या होगी। पहले हम वेक्टर m का लेंथ पता कर लें और उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर m निकल जाएगा। तो वेक्टर m का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर हम वेक्टर m की बात करें तो वो क्या होगा मैग्नीट्यूड में। a का कंपोनेंट b पर क्या होगा बेटा, a cos थीटा ही तो होता है, बोलो। यस अगर a का b पर कंपोनेंट देखें तो a cos थीटा, और इसमें बेटा इस वेक्टर m की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर हम इस m के ऊपर वेक्टर बना दें तो ये तो वेक्टर m का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर m की डायरेक्शन किसके अलोंग है, वेक्टर b के अलोंग है। तो हम b का यूनिट वेक्टर ले लें तो यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है, यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन b की तरफ है। यही तो है, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया a cos थीटा और उसमें हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। और b कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो a cos थीटा को नुकसान भी कुछ नहीं पहुंचाएगा वो, और केवल अपनी डायरेक्शन को दे देगा उसे। a cos थीटा को b की डायरेक्शन मिल जाएगी, और चूंकि b कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो a cos थीटा के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज भी नहीं आएगा। 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो a cos थीटा इंटू b कैप, और बेटा a cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिख सकते हैं अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b लिख सकते हैं क्या, बोलो ध्यान से देखो इस बात को, क्या ऐसा कर सकते हैं। a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, ए बी cos थीटा, और b से b कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में b कर दिया, b से b कैंसिल, तो बचेगा क्या केवल a cos थीटा। ध्यान से एक बात को समझना, a डॉट b इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी cos थीटा। मैं ऊपर इस वाली चीज को यहां लिख रहा हूं, a डॉट b अपॉन b, तो a डॉट b बेटा क्या होता है, ए बी cos थीटा अपॉन b, तो इस b से b कैंसिल, बचेगा क्या केवल a cos थीटा ही तो बचेगा। तो हमको तो चाहिए a cos थीटा ना, तो a cos थीटा की जगह क्या हम ये लिख दें, a डॉट b अपॉन b, बोलो। यस अब a डॉट b अपॉन b, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है b कैप, और b कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो ये तो आपका यूनिट वेक्टर को हमने ओपन करके ऐसे लिख दिया। तो अगर मान लो कि आपको एक वेक्टर b देगा और कहा जाएगा कि b के अलोंग में a का आपको कंपोनेंट बनाओ, तो पहले आप a डॉट b अपॉन b करके मैग्नीट्यूड निकाल दो और b अपॉन वेक्टर b अपॉन b करके उसकी डायरेक्शन दे दो, तो आपको m वेक्टर मिल गया। अच्छा बेटा, अगर m वेक्टर मिल गया है तो वेक्टर n क्या होगा, वेक्टर a में से माइनस कर दो वेक्टर m, तो वेक्टर n आ गया क्या, तो हमको ये m निकाल दिया यहां से और n निकाल दिए। अब देख लो, हमें अगर n चाहिए तो हम a को इसको इधर कर दें तो a माइनस m इक्वल टू n। कोई दिक्कत इसमें, नो ठीक है। और कहोगे कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, भाई तो a और m i j k के फॉर्म में ही तो होंगे।
अगर ए और एम आई जे के फॉर्म में है तो आई वाले को आई से सब्ट्रैक्ट करो, जे वाले को जे से करो, के वाले को के से करो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट वही नॉर्मल आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। समझ में आ गई बात? तो ये तरीका है आपका एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट करने का। सर इसको साइन थीटा के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं? साइन थीटा किसको? एन को? हाँ सर। लिख सकते हो, साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड आप वैसा लिख सकते हो। और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर एक पता करना जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ये अगर आपको आता है तो ये काम कर सकते हो। और ये वाली चीज जब हम आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा लेंगे तो एक वेक्टर का दूसरे एक वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर में शिफ्ट करना, ये भी हम आपको सिखाएंगे। अगर वेक्टर ये है तो उसके परपेंडिकुलरली उसको हम रोटेट करना है तो वो वेक्टर कैसे बनेगा ये आपको सिखा देंगे, तो आप उससे भी काम कर सकते हो। एन जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो ए साइन थीटा ही होगा, वो बात सही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो। तो बी के परपेंडिकुलर वेक्टर को लिखना आना चाहिए आपको। किसी भी एक वेक्टर का एक ऐसा यूनिट वेक्टर बनाओ जो उसके परपेंडिकुलर है। ये आपको अगर आ रहा है तो आप ये काम कर सकते हो। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। ठीक। तो ये तो आपका ये हो गया। अब एक सवाल के तौर पे हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं ऐसे, इसको आगे बढ़े बेटा हम? यस। और ये काम आप काफी देखना, जब हम ऑप्टिक्स की बात करेंगे ना 12th में, तो अगर मान लो एक इंसिडेंट रे आ रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो उस केस में इन सभी चीजों का खूब इस्तेमाल होता है। बहुत से सवाल ऐसे बनते हैं जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर मान लो, रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन का वेक्टर बताओ क्या होगा, तो वो सभी जगहों पर ये खूब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। यस। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट चीज आज के क्लास की। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक बी है, ठीक है। इस बी के साथ कितने वेक्टर ऐसे अलाइन किए जा सकते हैं अलग अलग एंगल पर, अलग अलग मैग्नीट्यूड में, कि जिनका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ सेम रहे? कितने वेक्टर बनाए जा सकते हैं? अब बनाए जा सकते हैं तो वो कैसे बनाए जाएंगे? कितने वेक्टर बनाए जा सकते हैं? कितने वेक्टर ऐसे हो सकते हैं बी के साथ जिनका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब अलग अलग हो? कितने डिफरेंट वेक्टर बनाए जा सकते हैं जो उसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट सेम दें? बोलिए। मतलब ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेक्टर्स वी विल अरेंज ऑन बी so that the result of dot product of that vector with B gives the same result. B के साथ उस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सेम रिजल्ट दे। कितने वेक्टर्स B के साथ अलाइन किए जा सकते हैं, B के साथ लगाए जा सकते हैं? जो जैसे मान लो कि आप तुमको दो वेक्टर, एक A और एक C, तो आप A डॉट B करो और C डॉट B करो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। ऐसे कितने वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं? सर इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे पता करें? आप सोचो, दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये जो आपके असाइनमेंट में जो क्लास प्रैक्टिस शीट है उस क्लास प्रैक्टिस शीट का लास्ट सवाल है ये। आप इमेजिन करो एक लाइन ऐसे, मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूं इसे। एक ऐसी इमेजिन करो लाइन। सर दो किए जा सकते हैं। इनफाइनाइट मेनी वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। एक लाइन ऐसे इमेजिन करो, ठीक। अब देखो हम यहां पर वेक्टर्स बना रहे हैं, ये बी है ना, एक वेक्टर बना लो ए ऐसे, ये वेक्टर बना लिया हमने ए। अच्छा, अगर ए डॉट बी करोगे तो ए का कंपोनेंट यहां पर, तो कंपोनेंट की लेंथ मैं यहां पर रेड कलर से दिखा देता हूं बेटा। ये कंपोनेंट की लेंथ है,
ए का कंपोनेंट बी के ऊपर और बी का मैग्नीट्यूड। तो भाई ऐसा वेक्टर अलाइन कर दो जिसका कंपोनेंट इस रेड वाले के बराबर हो हमेशा, तो आप बना सकते हो ना ऐसा। अब हमने क्या किया, एक दूसरा वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर ए ले लिया, मान लो कि ये वेक्टर हमारा सी है। बेटा इस सी का भी तो कंपोनेंट करोगे तो रेड वाले लेंथ के बराबर आएगा। अगर एक वेक्टर आपने डी ले लिया तो उसका भी कंपोनेंट करोगे अगर बी के अलोंग, तो मैग्नीट्यूड तो वही आएगा ना, कंपोनेंट का लेंथ तो वही आएगा ना। कंपोनेंट होता क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यही तो होता है। यस। तो ये वेक्टर डी आप ऐसे इसके इधर भी बना सकते हो, डी के बाद आप इसको ई बोल सकते हो, ई के बाद आप इसे ऐसे एफ बोल सकते हो, ऐसे आप इधर जी बोल सकते हो। तो कितने वेक्टर्स ऐसे आप अरेंज कर सकते हो। आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि उनका लेंथ क्या होना चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। तो आप बता दो ए डॉट बी की वैल्यू सी डॉट बी की वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अब सी का भी तो कंपोनेंट ही लेंगे ना यहाँ पे हम। भाई ये वाला एंगल है, एंगल बड़ा हो गया, लेंथ बड़ा हो गया, तो कंपोनेंट की लेंथ कहाँ बदली है। कंपोनेंट तो हमेशा अभी भी रेड वाला ही तो है। आप बताओ सी का कंपोनेंट अगर हम इस पर लगाएंगे तो कंपोनेंट तो इतना ही लेंथ का होगा ना। बोलो कंपोनेंट में कोई चेंज आ रहा है क्या। नो सर। जब नहीं, और बी के लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, एक वेक्टर इंटू दूसरे का कंपोनेंट ऑन दैट वेक्टर। ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा, सी डॉट बी क्या होगा, सी बी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा या सी कॉस थीटा या डी कॉस थीटा सब लेंथ सेम अगर है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हो ये। अब यहां पर वैसे ही हम लिख सकते हैं क्या, डी डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट बी, ऐसे ही लिख सकते हैं हम एफ डॉट बी, ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसे जी डॉट बी एंड सो ऑन। कितने वेक्टर्स ऐसे बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। मतलब आप इंक्रीज नहीं होगी आ? सर, लेंथ इंक्रीज नहीं होगी इन सब की, जैसे ए वेक्टर के बाद सी वेक्टर फिर डी वेक्टर। तो सबकी लेंथ अलग है ना, तो बेटा एंगल भी तो चेंज हो जा रहा है। इस वेक्टर के साथ इतना एंगल है, इसके साथ इतना एंगल बना रहा है, इसके साथ इतना एंगल बना रहा है, तो लेंथ बढ़ा दिया। और प्रोजेक्शन सेम होना चाहिए तभी, एंगल बढ़ रहा है तो लेंथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तो प्रोजेक्शन सेम होगा। तो भाई यहाँ पे तो ए बी और सी सबका, ए डी सी ई एफ जी सबकी लेंथ तो अलग अलग है ही। सर तो इक्वल कैसे होगा बेटा डॉट प्रोडक्ट, शुरुआत में मैंने क्या बताया था, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। भाई देखो ये सब पर बी है, इसका मतलब बी पर ए का प्रोजेक्शन की लेंथ बताओ किसके बराबर होगी। ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या रेड वाले लेंथ के बराबर होगी क्या। यस। सी का प्रोजेक्शन बी पर बताओ रेड वाले लेंथ के बराबर होगी क्या। यस। डी का प्रोजेक्शन बी पर रेड वाले लेंथ के बराबर होगी क्या। यस। ई का एफ का जी का सबका प्रोजेक्शन तो उतना ही है ना। तो भाई हमें ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इनटू वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के लेंथ में कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, और ए का प्रोजेक्शन बी पर रेड लेंथ, सी का प्रोजेक्शन बी पर रेड कलर की लेंथ, डी का प्रोजेक्शन बी पर रेड कलर का वेक्टर, ई का प्रोजेक्शन बी पर रेड कलर वाली लेंथ, सबका प्रोजेक्शन तो सेम आ रहा है ना। लेंथ चेंज हो रही है, ए नो डाउट, ए सी बी ई एफ जी इन सबकी मतलब लेंथ चेंज हो रही है, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है, सबका प्रोजेक्शन उसके ऊपर चेंज नहीं हो रहा है। तो बी के साथ ऐसे कितने वेक्टर बनाए जा सकते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट उस बी के साथ सेम हो। इनफाइनाइट मेनी वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं जिनका एंगल ए और जिनका एंगल बी से अलग होगा, जिसका लेंथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट सेम आए। क्लियर हुई बात बेटा ये।
यस ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का आपकी जितनी चीजें थी वो सब मैंने कंप्लीट कर दी। सर ऐसे तो क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे हाँ हाँ एक बनते एक हैं। डॉट प्रोडक्ट दिया है, किसी का एंगल दिया है, हाँ तो हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से रिलेशन करके बनेगा। वो इसीलिए तो मैंने ये चीज रिलेशन लिखा है, अब तुम उस बात पे चले गए हो, इसीलिए तो मैंने रिलेशन लिखा है। ये आपको ए सी डी 3 वेक्टर दे दिए, 4 वेक्टर दे दिए, और किसी का एंगल दिया है, किसी का मैग्नीट्यूड दिया है, तो आप इनको इनको इक्वेट कर लो। जो चीज नहीं दी गई है वहां पे, भाई आपको ए का लेंथ दिया है, बी का लेंथ दिया है, सी का लेंथ दिया है और डी का लेंथ दिया है, लेकिन इसके बीच का एंगल नहीं दिया है, इसके बीच का एंगल दिया है, तो आप ये कर लो। अगर आप इसमें डी की वैल्यू नहीं दी गई है और इसके डी और बी के बीच का एंगल दिया है, तो डी का लेंथ निकाल लो। तो ये काम तो कर ही सकते हैं, इसीलिए तो ये बात समझाई गई है, इसीलिए तो सर ने ये क्वेश्चन आपको वहां पर अपनी बुक में रखा हुआ है, जिससे कि बच्चे इसको एनालाइज करें कि और क्या क्या इसमें किया जा सकता है। समझ में आ गई बात ये? यस तो डॉट प्रोडक्ट में जितना मतलब एक टीचर को बताना चाहिए वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपके पास जो असाइनमेंट है, जो क्लास प्रैक्टिस सीट है, उसके क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो काम कर सकते हो। बस क्रॉस प्रोडक्ट हम कल क्लास में खत्म कर देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होने के बाद फिर अब आप आसानी से पूरा सीट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यस तो कल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग का डॉट प्रोडक्ट खत्म, कल क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे, और एक लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट में भी लगता है, तो आराम से वो चीजें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी इस चैप्टर में और क्या क्या है? बस वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट खत्म तो काम खत्म आपका। वेक्टर में अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग अब शुरू करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, यस अब इस वाले मतलब वेक्टर में और कुछ नहीं बचा है, वेक्टर में सब कुछ मैंने करा दिया है, कोई भी चीज नहीं बची। आप तुम कहीं के सवाल, चाहे जेई मेंस के हो, एडवांस के हो, कोई भी सवाल आप नीट के हो, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा लेंगे, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा एक एनालिटिकल मेथड और बताना है हमें। किस चीज का? हमने वेक्टर, मल्टीपल वेक्टर मतलब 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन का ग्राफिकल मेथड तो बताया है, मतलब ग्राफिकली कैसे ऐड करेंगे, लेकिन उनका फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा, फॉर्मुलेटिव वाला मेथड, एनालिटिकल मेथड, उस पर डिस्कस नहीं किया है। जबकि 2 वेक्टर का ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड दोनों डिस्कस कर लिया है। तो समझ में आई बात उसको है? हम ये कह सकते हैं, जैसे एक बार आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है हाँ उसकी वैल्यू आ गई दो वेक्टर के हाँ बीच, हाँ फिर उसके बाद जो तीसरा वेक्टर हम उस रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, फिर हाँ उसका हाँ कर सकते हैं, ये चेन आप बना के चल सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा ना। तो उसके लिए भी एक तरीका होता है मल्टीपल वेक्टर्स को एक साथ जोड़ने का। तो चूंकि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताए नहीं थे उस समय, उसके बाद मैंने बताया। तो अब ये भी खत्म कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद तो फिर आपको हम संडे की क्लास में थोड़ा बहुत एक वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर वेक्टर बनाने का तरीका सिखा देंगे। आपको मल्टीपल वेक्टर एक साथ 4 वेक्टर 5 वेक्टर को ऐड करना, डायरेक्ट करने का तरीका सिखा देंगे। पांचों को एक साथ ऐड कर दो, या पहले 2 को ऐड करो, जो रिजल्टेंट आया उसमें तीसरा ऐड कर दो, तीसरा ऐड कर लिया तो उसके बाद जो रिजल्टेंट आया चौथा ऐड कर लो। ये भी तरीका होता है। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो इस तरीके से इजी होते हैं। 2 वेक्टर 3 वेक्टर दिए गए हैं, 2 वेक्टर का एडिशन पहले कर लो, जो रिजल्टेंट आए उसको तीसरे में ऐड कर दो। तो ये बहुत से क्वेश्चंस में ये इजी हो जाता है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आप चारों वेक्टर को एक साथ ऐड कर दो तो इजी हो जाता है। तो आपको सारी चीजें बता दूंगा। अब जिस सवाल में जैसा इजीनेस आपको लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करिएगा। ठीक है, यस ठीक, चलिए तो क्लास ऑफ करें तब हम। यस